इस समय तक वर्मा जी की लोकप्रियता अनेक देशों में फैल चुकी थी। सोवियत संघ में उनका हर उपन्यास पढ़ा जाता था। बड़ी संख्या में उनके उपन्यास सोवियत संघ में खरीदे जाते थे। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी वृंदावन लाल वर्मा की रशियन लोकप्रियता का आप नमूना मान सकते हैं। मॉस्को से वर्मा जी की दोस्त दीना गोल्डमान ने 16 दिसंबर 1962 को एक पत्र में लिखा, प्रिय वर्मा जी, सोवियत संघ के विद्वान और विद्यार्थी आपसे अच्छी तरह परिचित हैं। आप देखेंगे कि 6-8 महीने बाद जब मृगनयनी और टूटे कांटे रशियन में प्रकाशित होंगे तो आप यहां उतने ही लोकप्रिय हो जाएंगे जितने हिंदुस्तान में। आप नहीं जानते कि सोवियत संघ आपको कितना चाहता है। सोवियत संघ के लोग वर्मा जी से मिलने और उनकी एक झलक के लिए बेताब थे। एक दिन वहां की सरकार का वर्मा जी को न्योता मिला। वृंदावन लाल वर्मा जब सोवियत संघ में थे तो वहां के लोगों का एक हिंदुस्तानी लेखक के प्रति इतना प्यार और सम्मान देखकर अभिभूत थे। लौटे तो भारतीय संस्कृति के एक एम्बेसडर बन चुके थे। 75 साल की उम्र में फिर श्यामसी की गोद में बैठकर उपन्यास कीचड़ और कमल लिखा। अगले ही साल उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कश्मीर के राजा ललितादित्य पर केंद्रित उपन्यास भी इसी साल आया और देवगढ़ की मुस्कान को भी पढ़ने वालों ने अपने सर पर बिठाया। वृंदावन लाल वर्मा साहित्य के आकाश में एक सितारे की तरह चमक रहे थे। हिंदुस्तान में जहां भी वृंदावन लाल वर्मा जाते, लोग उन्हें घेर लेते और उनकी रचनाओं के पात्रों के बारे में जानना चाहते। क्या कोई दूसरा लेखक आपको याद है जिसके उपन्यास, जिसके नाटक और कहानियों के किरदार घर घर में लोकप्रिय हों और उनके सुख दुख से आम आदमी तक जुड़ गया हो? आप राजाओं को भूल सकते हैं, हुकूमतों को भूल सकते हैं, सगे संबंधियों को भूल सकते हैं, लेकिन जो शब्द सितारे आपके दिल में एक बार बैठ जाते हैं वो आखिरी सांस तक नहीं भूलते। जरा सोचिए, आपको मेरी बात की सच्चाई का एहसास हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा के शब्द सम्मोहन का आप शिकार हो जाएंगे, बशर्ते एक बार उनका लिखा साहित्य पढ़ जाइए। आप उन्हें मरते दम तक नहीं भूलेंगे। उम्र चौथे पड़ाव पर आ पहुंची थी। देह शिथिल पड़ गई थी। बीमारियों की फौजें पहलवानी के किले पर हमले के लिए तैयार थीं। एक हार्ट अटैक पहले आ चुका था। डॉक्टर कहते, वर्मा जी सावधान, और वर्मा जी ने तो जैसे ठान लिया था कि हम नहीं सुधरेंगे। जाहिर है भ्रम तो वर्मा जी का ही टूटना था। अंदर से शरीर का कंट्रोल रूम बार बार सिग्नल भेजता और वृंदावन लाल जी उसे बैरंग लौटा देते। वो उत्तर भारत में जितने लोकप्रिय थे, उतने ही दक्षिण भारत में। लोगों का प्यार और सम्मान देखकर वर्मा जी अपनी सेहत का हाल ताक में रख देते। लेकिन बेटे सत्यदेव वर्मा की तीमारदारी चलती रही। पिता को कहीं भी अकेले न जाने देते। पिताजी ने कहीं जाने की योजना बनाई और सत्यदेव जी अपना काम धाम बंद कर पिता के साथ चल देते। सत्यदेव अकेले में सोचते, आखिर ऐसे पिता किसे नसीब होते हैं। और उधर वृंदावन लाल जी मन ही मन मनाते, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। पिता पुत्र का ऐसा रिश्ता आज कहां नजर आता है। बेटे पर अंदरूनी भरोसा ही था कि हिंदी का ये पहलवान लेखक 80 बरस की उम्र में हिंदी की चिंता करते हुए
देश भर में घूमता था। धीरे धीरे शरीर ढीला पड़ने लगा। डॉक्टर आराम की सलाह देते, मगर वर्मा जी कान न धरते। डॉक्टर कहते अंडा बंद, और वर्मा जी उनके जाते ही दूध में कई अंडे घोलकर पी जाते। कुश्ती के दिनों की आदत कैसे छूटती। डॉक्टर ने कहा अंडा मत खाइए। अब ताज्जुब करेंगे, अंडा कभी हाफ बॉयल नहीं खाया, बॉयल नहीं खाया या ऑमलेट नहीं खाया, दूध में फेंट के खाते। तो डॉक्टर ने कहा एक आध अंडा ले लीजिए, आप 4 अंडा लेते आप अपने सिंह में अन्याय कर रहे हैं। नहीं माने, बहुत काफ़ी कहा तो कहता अच्छा भाई 2 तो दो कम से कम दूध में डाल के। हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। अस्पताल में वर्मा जी के दाखिल होने की खबर हिंदी के साहित्य संसार में आग की तरह फैल गई। देश भर से लेखकों और समाज सेवियों का तांता लग गया। सारे लोग अस्पताल के अहाते में दिन दिन भर खड़े रहते। उन दिनों सूबे में राष्ट्रपति शासन था। राज्यपाल ने उत्तम इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज किसान नेता चौधरी चरण सिंह घंटों सेवा में लगे रहे, लेकिन कोई सेवा, कोई दवा, कोई तीमारदारी काम न आई। 23 फरवरी 1969 को हिंदी का ये वाल्टर स्कॉट झांसी के अस्पताल से हमेशा के लिए उड़ गया। रेडियो ने सारे बुलेटिनों में इसे पहला समाचार बनाया। अखबारों ने इसे पहली खबर का सम्मान दिया। झांसी समेत अनेक शहरों में कई दिन तक बाजार और स्कूल कॉलेज बंद रहे। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और उपराष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटगिरी ने गहरा शोक प्रकट किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पद्म भूषण से सम्मानित करते समय हुई लंबी बातचीत को याद किया और कहा कि हिंदी के लिए यह बहुत बड़ा आघात है। सोवियत संघ, जापान, अमेरिका जैसे अनेक देशों में उनकी याद में कई कार्यक्रम हुए। एक महिला आई थी न्यूयॉर्क से, तो वो खोजते खोजते कनॉट प्लेस में घूमते घूमते यहाँ आ गई। वर्मा जी की पुस्तकें देखे एकदम जैसे उत्फुल्लित हो गई कि अरे ये पुस्तकें छपी है। मैं तो सोचती थी कभी छपती थी, अब मिलती नहीं है। लोगों को जानकारी भी नहीं है, अभिरुचि भी नहीं है। जानकारी का तो तंत्र ये है कि पुस्तकें आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध हैं, पर एक तो सूचना का अभाव है, एक जिज्ञासा का अभाव है। तो पाठकों में रुचि है, सब प्रकार के लोग आते हैं, परंतु युवा मुझे आते देखे नहीं कि वो आए कि साहब मृगनयनी क्या है, गढ़कुंडार क्या है, झांसी की रानी क्या है, वो मुझे देखा नहीं अभी पाठक। मेरे पास विराटा की पत्नी, गढ़कुंडार और ये सब आज तक हैं, सब लेके घूम रही हूँ। चाहे तो इसे हमारे बुंदेलखंड का प्रेम कह लीजिए। इनको अभी कोई छू नहीं पाया है, बुंदेलखंड से भी कोई नहीं छू पाया। कौन हुआ वृंदावन लाल वर्मा के बाद? कोई नहीं गद्य में आया है ना। आज 46 बरस बाद भी परदेश में उनकी किताबें लोग खोज खोज कर पढ़ते हैं और हिंदुस्तान की नई पीढ़ी मुझसे विश्वविद्यालयों में सवाल कर बैठती है, ये वृंदावन लाल वर्मा कौन थे? यही है हमारे कलेजे की फांस। दुनिया में वृंदावन लाल वर्मा जैसे लोग बार बार पैदा नहीं होते। वो आते हैं, कालजयी रचनाओं का अनमोल तोहफा देते हैं और हम उन्हें भूल जाते हैं। भारतवर्ष के अतीत की ऐसी ही परंपराओं पर शायद हम गर्व करना चाहते हैं। हमारे लिए इससे बड़ी सामाजिक शर्म और क्या हो सकती है। बहरहाल, बेहद तकलीफदेह एहसास के साथ इस एपिसोड को हम खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सितारे से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।
है।